देश के प्रधानमंत्री पहली मर्तबा मेट्रो में चढ़े और बत्ती गुल हो गई। ये बात है 30 दिसंबर 2005 की। पौने 65 किलोमीटर लंबा और 59 स्टेशन वाला दिल्ली मेट्रो का पहला फेज पूरा हो चुका था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस पूरे फेज के उद्घाटन के लिए आए। सुबह 10:10 का वक्त था। मनमोहन सिंह मेट्रो में चढ़े और 10:20 पर बत्ती गुल हो गई। अब आम सी घटना थी, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई चूक थी, ये अधिकारी दहशत में आ गए। 7 साल जिस मेट्रो को बनाने में लगे थे, कल अखबार में उसकी न्यूज बत्ती गुल मेट्रो ठप होने वाली थी। दूसरा केस भी था। मनमोहन से पहले 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी भी मेट्रो में चढ़े थे। तो मेट्रो की शुरुआत कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की टसल की भेड़ चढ़ जाएगी, ऐसी कई आशंकाएं उस रोज अधिकारियों के मन में तैर रही थी कि तभी बिजली चालू भी हो गई। कुल 1 मिनट का वक्त गुजरा इन दो घटनाओं में। न किसी को पता चला और न कोई खबर बनी। सबने किस्मत का शुक्रिया अदा किया। किस्मत का हालांकि इसमें कोई रोल नहीं था, प्लानिंग का था। ऐसे ही हालात से बचने के लिए डीएमआरसी ने नॉर्दर्न रेलवे से बैकअप लिया था 1 दिन पहले, वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर। महीन सी सावधानी, छोटी छोटी तैयारियों और कोशिशों के ऐसे हजारों सिरे हैं जिनको जोड़कर तैयार हुई दिल्ली मेट्रो। काट के करवट से खुलने वाली दुनिया, जैसे हैरी पॉटर में 9 3/4 प्लेटफॉर्म हुआ करता था। इसको पार करने के बाद आप जादू की दुनिया में दाखिल होते थे, वैसे ही मेट्रो का हर गेट आपको एक नए हिंदुस्तान में दाखिल करता है। साफ सुथरे प्लेटफॉर्म्स हैं, चमचमाती बोगीज हैं, टाइम से चलने वाली गाड़ियां हैं और कुछ हद तक ही सही, लेकिन डिसिप्लिन में तारी हुए लाइन में लगे लोग भी दिखते हैं। सिस्टम काम करने पर आए तो कितना सुचारू सुलभ हो सकता है, इसी की बानगी है दिल्ली मेट्रो। लेकिन ये सब कैसे हुआ? धूल के गुबार के बीच कैसे खड़े हुए विशालकाय पिलर, दलदल सी जमीन को सुखाकर जमाकर कैसे उनमें से सुरंगें भेदी गईं। एशिया का सबसे बड़ा बाजार, छूने से भरभरा जाएं ऐसी इमारतें जिसमें थी, इन सब के बीच कैसे खुला मेट्रो का छोटा सा तिलिस्मी दरवाजा। परमाणु परीक्षण से मेट्रो का रिश्ता क्या था, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। कहानी दिल्ली मेट्रो की। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव देख रहे हैं। लगभग 200 साल पहले गालिब ने पूछा था कि हमने माना कि दिल्ली में रहेंगे, मगर खावेंगे क्या? 21वीं सदी तक आते आते ये सवाल हो गया कि दिल्ली में रहेंगे मगर नौकरी पर टाइम पर पहुंचेंगे कैसे? सन 2000 में दिल्ली का घनत्व था 9,340 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। आप कंपेयर कीजिए अमेरिका के न्यूयॉर्क से। 2025 में वहां की जनसंख्या का घनत्व था 450 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, और न्यूयॉर्क वाले कहते हैं कि उनके यहाँ बहुत भीड़ है। दिल्ली की इसी भीड़ का चेहरा दिखता था खचाखच भरी बसों में। पब्लिक बसेस दिल्ली की आबादी को संभाल नहीं पाएंगी, ये बात सरकार 1980s में ही समझ गई थी। लिहाजा मेट्रो का एक प्रपोजल पेश हुआ जिसे पास होने में 10 साल लगे। 1995 में गठन हुआ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी का। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का एक जेवी, जॉइंट वेंचर। प्रोजेक्ट को फंडिंग मिले जापान से, उन्होंने लोन दिया, लेकिन जापानियों की एक शर्त भी थी कि 5 महीने के अंदर डीएमआरसी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करना चाहिए आपको। एमडी की खोज होने लगी और ये खोज जाकर रुकी दक्षिण भारत में। हम जानते हैं कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन का दिल्ली मेट्रो से बड़ा गहरा ताल्लुक है, उसको साकार करने में बड़ा हाथ था। श्रीधरन की एंट्री कैसे हुई, ये अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। असल में हुआ यूं कि जिन दिनों डीएमआरसी की एमडी की खोज चल रही थी, उन दिनों श्रीधरन कोंकण रेल प्रोजेक्ट को आखिरी रूप दे रहे थे। दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी पीवी जयकृष्णन उनसे खासे मुतासिर थे। पामन ब्रिज को दोबारा बनाते वक्त 6 महीने के काम को ई श्रीधरन ने 45 दिन में कर दिया था। पूरी दुनिया में फेमस हो गए। लिहाजा पीवी जयकृष्णन ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया कि इस आदमी को लेना चाहिए। पामन से लेकर कोंकण रेलवे की हिस्ट्री है इनके साथ। श्रीधरन की बायोग्राफी इंडियाज रेलवे मैन के अनुसार, जब श्रीधरन के पास दिल्ली से फोन आया, उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये बात 1997 की है। उसी साल दिसंबर में कोंकण रेलवे का काम पूरा होने वाला था और इसके बाद श्रीधरन चाहते थे कि रिटायर होकर केरला में सेटल हो जाएंगे, जो उनका होम स्टेट है। नियति को लेकिन कुछ और मंजूर था। जयकृष्णन ने किसी तरह श्रीधरन को दिल्ली आने के लिए मना लिया और श्रीधरन को लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजिंदर खन्ना के पास ले जाया गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां तो इंटरव्यू पैनल था पूरा। श्रीधरन लेकिन माने, और फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि श्रीधरन जो कि 65 साल के थे, रिटायरमेंट एज के आगे थे, उन्हें सरकारी नौकरी पर कैसे रख सकते हैं। इस सवाल पर कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम ने जवाब देते हुए कहा कि अगर इस मुल्क को 75 साल का व्यक्ति चला सकता है तो 65 साल के श्रीधरन डीएमआरसी क्यों नहीं चला सकते। बात यहीं फाइनल हो गई।
नवंबर 1997 में श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो के निर्माण की कमान अपने हाथ में ली। डीएमआरसी का ऑफिस उन दिनों 2 रूम्स का हुआ करता था। एक में श्रीधरन बैठते थे और दूसरे में टीम बैठती थी। सबसे पहले उन्होंने डीएमआरसी का मिशन स्टेटमेंट बनाया, जिसमें से एक पॉइंट था स्टेशंस एंड ट्रेन्स शुड बी स्पॉटलेसली क्लीन। सफाई को मिशन स्टेटमेंट बनाने के चलते ही मेट्रो वो डिसिप्लिन कायम रख पाई जो सरकारी संस्थाओं में अक्सर नदारत रहता है। इसके अलावा डीएमआरसी में नियुक्ति के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोसेस शुरू हुआ ताकि सिर्फ काबिल लोग भर्ती हों। तमाम औपचारिकताओं के बाद दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 1 अक्टूबर 1998 की तारीख थी। निर्माण से पहले हालांकि आपको परमाणु विस्फोट की कहानी भी सुननी पड़ेगी। किस्सा कि कैसे परमाणु विस्फोट ने मेट्रो के शुरू होने से पहले ही उस पर ब्रेक लगा दिया। जब दिल्ली मेट्रो का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ, यह सिर्फ फेज 1 के लिए था और फेज 1 में 3 कॉरिडोर बनाए जाने थे। शाहदरा से नांगलोई 25 किलोमीटर, विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय 11 किलोमीटर और सब्जी मंडी से होलांबी कला 19.3 किलोमीटर। आगे चलकर इन रूट्स में फेरबदल हुआ, लेकिन शुरुआती प्लान तो यही था। इस नेटवर्क की लंबाई 55 किलोमीटर थी, करीब उससे थोड़ी ज्यादा ही। एस्टिमेट था कि फेज 1 को बनाने में 4,860 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब इतना पैसा कहां से आता? तो इसके लिए मदद ली गई जापान से। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने 85% फंडिंग देने का वादा किया। अब यहाँ एक ट्रिविया आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मेट्रो का प्रस्ताव पास हुआ तब दुनिया की 90% मेट्रो सब्सिडी पर चलती थी। सिर्फ हांगकांग मेट्रो मुनाफे में थी और प्रॉफिट में आने के लिए उन्हें भी 10 साल लगे थे। यानी आर्थिक रूप से दिल्ली मेट्रो बहुत बड़ा रिस्क था। इसलिए जापान से मदद का वादा मिलने के बाद ही इसे अप्रूव किया गया, जब पैसे की व्यवस्था हुई। अब जापान ने वादा किया साल 1996 में, मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ साल 1998 में। 2 साल के बीच में क्या हुआ? एक परमाणु विस्फोट। मई 1998 में पोखरण में जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, हिंदुस्तान दुनिया की निगाहों में आ गया और जापान ने तमाम निवेशों से हाथ पीछे खींच लिए। मेट्रो की कहानी शुरुआत से पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन फिर एक मीटिंग हुई। मेट्रो के निर्माण की शुरुआत से चंद महीने पहले की बात है। एक रोज जीका के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स श्रीधरन से मिलने पहुंचे। अब इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो बताया नहीं गया था ई श्रीधरन को। उनको बस इतना बताया गया था कि फंडिंग को लेकर कोई बात होनी है। लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, जापानियों ने बम फोड़ दिया कि हम फंडिंग नहीं कर पाएंगे। हार्डवेयर का पहला स्टॉक ऑर्डर हो चुका था, काम की तैयारी पूरी हो चुकी थी। फंडिंग रुक जाती तो सब कुछ ठप हो जाता। लिहाजा श्रीधरन ने पूछा कि भाई बात क्या हुई? जापानियों ने बताया कि पोखरण परीक्षण के चलते हालात बदल गए हैं, जापान की सरकार कतरा रही है। जीका ने साल 2016 में दिल्ली मेट्रो के ऊपर एक पेपर पब्लिश किया, ब्रेकिंग ग्राउंड, अ नैरेटिव ऑन द मेकिंग ऑफ दिल्ली मेट्रो। इसमें इस मीटिंग का किस्सा दर्ज है। पेपर के मुताबिक श्रीधरन जापानियों को पसंद करते थे, लेकिन अगर उस दिन उन्होंने पहली बार अपना गुस्सा नहीं दिखाया होता तो बात शायद पूरी नहीं हो पाती। टेबल से खड़े होते हुए उन्होंने 2 टूक कहा कि फंडिंग नहीं करनी तो अभी ऑन द स्पॉट अपना निर्णय बताइए, वरना हम दूसरे रास्ते तलाश लेंगे। आपको नहीं करना है, बता दीजिए, दूसरा आ जाएगा। जापान के 2 अधिकारी जो मीटिंग में आए थे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई कुछ बोला नहीं। श्रीधरन जानते थे कि फाइनल कॉल उनके हाथ में है नहीं। दोनों कुछ देर तक बात घुमाते रहे और अंत में उठकर ये कहते हुए चले गए कि आगे कांटेक्ट में रहेंगे। परमाणु परीक्षण से पहले जापान भारत में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा था। परीक्षण हुआ तो ये रकम गिरकर 500 करोड़ पे आ गई। जापान ने कई सालों तक भारत में कोई नया निवेश नहीं किया, लेकिन श्रीधरन से हुई मीटिंग के तुरंत बाद मेट्रो की फंडिंग अप्रूव हुई। मशीन आई, सामान आया, तय तारीख पर मेट्रो का काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद हालांकि श्रीधरन को एक लड़ाई और लड़नी पड़ी, जिसमें वो हारे और उन्होंने भगवत गीता से मदद लेनी चाहिए, ली भी। मेट्रो की इस लड़ाई का नाम था, और जो बहुत बड़ी लड़ाई और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, द बैटल ऑफ केजेस, जिसकी कहानी शुरू हुई थी रोमन साम्राज्य के दिनों से। रोमन साम्राज्य का दौर यानी लगभग 1900 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। यूरोप में पहली बार सड़कें बनी ताकि सेना लंबी दूरी की यात्रा कर पाए। इन सड़कों पर चलने वाले रथों के चलते लगातार एक खाई बनती जाती थी। सड़कों पर छोटी छोटी नालियां, जिन्हें रट्स कहा गया, यानी पहियों से बनने वाले वो निशान जिससे आपको सड़क की हद सी पता चलती है। इत्तेफाक से इन रट्स के बीच की दूरी लगभग 4 फीट 8.5 इंच तब हुआ करती थी। आगे जाकर जब यूरोप में ट्रैमवे बनना शुरू हुए तो उनके लिए बनने वाली वैगन्स यानी गाड़ियों में पहियों के बीच की दूरी कितनी रखी जाए, ये सवाल पैदा हुआ। तो इन वैगन्स के पहियों के बीच की दूरी 4 फुट 8.5 इंच ही रखी गई। क्यों?
वो इसलिए क्योंकि रोड में जो नालियां बनी थी यानी रट्स, उनके बीच की दूरी इतनी ही थी। अगर वैगन के पहियों के बीच अलग माप होता तो पहिए टूट सकते थे, गाड़ी लड़खड़ाती लहरती नाली में चलने से पहले। आगे चलकर ये सिस्टम यूं ही बरकरार रहा और जब रेलवे की शुरुआत हुई तो पहियों के बीच का गैप यानी कि गेज 4 फुट 8.5 इंच रहा और इसे कहा गया स्टैंडर्ड गेज। दुनिया का अधिकतर रेल नेटवर्क स्टैंडर्ड गेज पर चलता है, इंटरनेशनल गेज यही है। हालांकि कुछ और गेजेस भी होते हैं, मसलन ब्रॉड गेज हिंदुस्तान में चलता है, पहले स्पेन में भी था, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में है। नैरो गेज हिंदुस्तान में बहुत था, अब कम हो गया। 19वीं सदी के मध्य में हिंदुस्तान में जब रेल नेटवर्क की शुरुआत हुई तब ब्रॉड गेज को अपनाया गया। आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो और लॉर्ड डलहौजी के बीच ब्रॉड गेज और मीटर गेज को लेकर काफ़ी लड़ाई भी हुई, लेकिन अंत में जीत ब्रॉड गेज की हुई और आज भी हिंदुस्तान में अधिकतर ट्रैक्स ब्रॉड गेज ही हैं। एक प्रोजेक्ट यूनी गेज भी चल रहा है कि जो बाकी सारी गेजेस पे लाइंस बनी हैं उनको ब्रॉड गेज बनाना है। अब गेजेस की लड़ाई रेल प्रेमियों के लिए तो खासा महत्व रखती है हमारे जैसे। आप इतना समझ लीजिए कि सदियों पुरानी इस लड़ाई का एक मोर्चा खुला दिल्ली मेट्रो में भी। श्रीधरन चाहते थे कि स्टैंडर्ड गेज अपनाया जाए। पूरी दुनिया में मेट्रो सिस्टम्स के लिए यही गेज अपनाया जाता है। शीला दीक्षित जो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उनका भी यही मानना था कि आप इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से चलो, लेकिन इस मुद्दे पर जब बहस हो गई, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने वीटो किया। उनका तर्क था कि पूरे देश में एक ही गेज होना चाहिए और चूंकि अधिकतर लाइनें ब्रॉड गेज वाली थी, प्रोजेक्ट यूनी गेज चल रहा था, इसलिए वो मेट्रो को भी ब्रॉड गेज चाहते थे। श्रीधरन ने स्टैंडर्ड गेज पर रेलवे को मनाने की लाख कोशिश की। बैटल ऑफ गेज कैबिनेट तक गई हिंदुस्तान के। श्रीधरन की बायोग्राफी में राजेंद्र बी आखलेकर लिखते हैं, बहुत नामी रेल पत्रकार हैं, कि लाल कृष्ण आडवाणी कमेटी के चेयरमैन थे। उनके अलावा मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट सहित तमाम सदस्यों के बीच मीटिंग हुई। सब स्टैंडर्ड गेज पर सहमत थे, लेकिन चूंकि रेल मंत्री ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी, इसलिए फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। दूसरी मीटिंग ममता के सामने हुई, लेकिन इस मीटिंग में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके अग्रवाल अड़ गए। उन्होंने दो टूक कहा कि चूंकि रेलवे को स्टैंडर्ड गेज का अनुभव नहीं है, इसलिए इंडियन रेलवे इन स्ट्रक्चर्स को सर्टिफाई नहीं कर पाएगा। कोई ऑप्शन न देख कमेटी को रेलवे की बात माननी पड़ी और श्रीधरन को बैटल ऑफ गेज में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। किताब के मुताबिक मीटिंग के बाद ममता बनर्जी खुद श्रीधरन से मिलने आई और पूछा कि आप ब्रॉड गेज के लिए तैयार कैसे हो गए। दरअसल ममता खुद भी स्टैंडर्ड गेज चाहती थी, लेकिन श्रीधरन ने उन्हें बताया कि वो किसी भी हाल में प्रोजेक्ट को डिले नहीं होने दे सकते। इस बहस में गेज की लड़ाई का परिणाम हुआ कि पूरे फेज 1 में ब्रॉड गेज का इस्तेमाल हुआ और इसके लिए 260 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। बाद में वैसे सरकार ने भी मान लिया कि स्टैंडर्ड गेज ही ठीक था और 2010 में जिस ग्रीन लाइन का उद्घाटन हुआ वो स्टैंडर्ड गेज ही बनाई गई। उसके बाद से सारी मेट्रो लाइंस दिल्ली में या दिल्ली के बाहर स्टैंडर्ड गेज ही बनती हैं। अभी जो बैटल ऑफ गेजेस है वहाँ पे ई श्रीधरन सही थे या भारतीय रेल सही था। आपको ये समझना पड़ेगा कि डीएमआरसी या ई श्रीधरन अगर स्टैंडर्ड गेज के लिए वकालत कर रहे थे तो उनके कारण क्या थे, और इंडियन रेलवेज अगर ब्रॉड गेज के लिए कह रहा था तो उसके कारण क्या थे। दोनों के पास बहुत मजबूत तर्क थे और इस बहस में दम था। इसका सबसे पहला बिंदु है कोलकाता मेट्रो का अनुभव। कोलकाता मेट्रो को बनाने में जितना वक्त लगा, जितनी डिफ़िकल्टीज आई, उसको दिल्ली मेट्रो में रिपीट नहीं किया जाना था। कोलकाता मेट्रो को कट एंड कवर तरीके से बनाया गया था, यानी कि पूरी खुदाई कीजिए, टनल्स बनाइए, उसके बाद उस खाई को पाटिए। इस तरह से वो स्ट्रक्चर्स बने थे और उसके बावजूद उसमें ब्रॉड गेज के ट्रैक पे जो शेल चलाया गया, जो गाड़ी चलाई गई, उसका साइज़ लगभग मीटर गेज के कोच की तरह ही रह गया। दिल्ली मेट्रो को कट एंड कवर तरीके से बनाया नहीं जाना था। दिल्ली मेट्रो को बनाया जाना था टनल बोरिंग मशीन्स के सहारे। एक मशीन होती जो ड्रिल करती जाती और अपने पीछे एक सर्कुलर टनल बनाती। ये बहुत स्टेबल डिज़ाइन है, लेकिन सर्कुलर टनल में डिज़ाइन में स्पेस बहुत वेस्ट होती है क्योंकि आपको उतने पूरे सर्कल की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सर्कल जिसमें वैसे ही आपकी स्पेस बर्बाद होगी उसे और बड़ा बनाना चाहेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत बलून अप होती है। अगर आप एक स्टैंडर्ड गेज ट्रैक के लिए एक सर्कुलर टनल बनाना चाहते हैं और एक ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए सर्कुलर टनल बनाना चाहते हैं तो दोनों के कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा बिंदु ये था कि दिल्ली मेट्रो को जब बनाया गया तो हांगकांग मेट्रो को टेक्निकल कंसल्टेंट बनाया गया था। अब हांगकांग मेट्रो का जो पूरा अनुभव था वो स्टैंडर्ड गेज पर था। इसके अलावा जो आप गाड़ियां चलाने वाले थे, चाहे आप वो बम्बार्डियर से ख़रीदें, चाहे सीमेंस से ख़रीदें, चाहे एल्स्टॉम से ख़रीदें, ये सारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स स्टैंडर्ड गेज पर काम करने वाले लोग थे। और स्टैंडर्ड गेज के बजाय जब इन्हें ब्रॉड गेज के लिए गाड़ियाँ बनाने को कहा जाता तब
वो गाड़ियों की कॉस्ट यानी मेट्रो जो ट्रेन चलती है उसकी कॉस्ट भी ऊपर लेकर के चले जाते। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर पटरियों के बीच में अंतर ज़्यादा होगा तो कैरिंग कैपेसिटी कोच की बढ़ जाती है। कोलकाता मेट्रो के बारे में हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है, वहाँ पे ट्रैक ब्रॉड गेज के हैं लेकिन जो शेल है वो मीटर गेज के आसपास ही है। इसीलिए ई श्रीधरन ने कहा था कि गेज पर ये डिपेंड नहीं करता है कि शेल का साइज़ क्या होगा और उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी। दिल्ली मेट्रो के जो बाद के फेजेस आए उसमें ये भी किया गया कि स्टैंडर्ड गेज ट्रैक्स पर ब्रॉड गेज शेल्स चलाए गए। खैर, बैटल ऑफ गेजेस का जो शुरुआती चरण था उसमें ई श्रीधरन को भारतीय रेल की बात माननी पड़ी। इन्हीं सारी चीज़ों के चलते ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज की लड़ाई चलती रही। भारतीय रेल का एक बहुत तगड़ा पॉइंट ये था कि अगर आप किसी दूसरे गेज पर एक पूरा नेटवर्क पैदा कर देते हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है दिल्ली मेट्रो की गाड़ियां इंडियन रेलवे के नेटवर्क पर, इंडियन रेलवे की गाड़ियां दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क पर। यहाँ पे इंट्रासिटी ट्रैवल की बात हो रही है, जिस तरह की मुंबई लोकल होती है। आप अगर पूरी तरह से एक आइसोलेटेड नेटवर्क बनाएंगे जिसका गेज ही दूसरा होगा, इनका आपस में कनेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। खैर, दोनों तरफ से ये आने वाले तर्क थे। ई श्रीधरन बैटल ऑफ गेजेस तो हारे, लेकिन वॉर ऑफ गेजेस अगर मेट्रो के कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे तो वो ई श्रीधरन ही जीते, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया दिल्ली मेट्रो के बाद के फेजेस और हिंदुस्तान के बाकी मेट्रो में जितने भी निर्माण हुए वो सब अब स्टैंडर्ड गेज पर ही होते हैं। खैर, हम अब अगले स्टेशन पर बढ़ते हैं। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होते अगर आपने कभी देखा हो तो देखा होगा कि वर्क साइट पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगे होते हैं। डीएमआरसी का लाल लोगो लगा होता है। आजकल बड़े कंस्ट्रक्शन में हर जगह ये होने लगा है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह चलन मेट्रो ने चालू किया। अंडरग्राउंड स्टेशंस पर तो बैरिकेड हटाने के बाद भी नहीं पता चलता था कि कुछ काम हुआ है। रात को ट्रैफिक कम रहता था, इसलिए खुदाई का ज़्यादा काम रात को किया जाता था। सितंबर 2002 में पहली लाइन बनकर तैयार हुई, रेड लाइन, 8.2 किलोमीटर लंबी, शाहदरा से 30 हज़ारी तक। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। 24 दिसंबर की तारीख थी। अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीरी गेट मेट्रो पर पहुँचे। हाथ में उनके 100 के 2 नोट थे। उन्होंने कहा कि टिकट खुद खरीदेंगे और इसके बाद उन्होंने सीलमपुर तक यात्रा भी की। इसके बाद पब्लिक की बारी आई। पब्लिक घुसी और घुसती चली गई। दरवाजों से सीढ़ियों तक सब कुछ ऑटोमेटिक था और देखने वालों की गिनती पहले ही दिन में लाखों तक पहुंच गई। मेट्रो को लोगों ने हाथों हाथ लिया। शुरुआत में तो वो लोग बस इसलिए भी मेट्रो में जा रहे थे कि एक बार चढ़कर देखें, लेकिन जैसे जैसे मेट्रो का नेटवर्क बढ़ा, ये यातायात का एक रिलायबल साधन बनी। दिसंबर 2005 में फेज़ 1 बनकर तैयार हो गया। लंबाई थी 64 किलोमीटर 750 मीटर, 3 लाइन्स, रेड, येलो और ब्लू, और कुल स्टेशन 59। दिलचस्प बात यह कि फेज़ 1 को 10 साल में पूरा करने का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 7 साल 3 महीने में पूरा कर लिया गया, जिस चीज़ के लिए ई श्रीधरन जाने जाते थे। सरकारी संस्थानों के हिसाब से सबसे दिलचस्प बात ये कि फेज़ 1 में बजट के ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। फेज़ 1 की सफलता के बाद फेज़ 2 की शुरुआत हुई। इसमें नोएडा और गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ा गया। बाद में उस शहर का नाम गुरुग्राम हो गया, जिसके चलते दिल्ली में रहकर इन इलाकों में काम करने वालों की एक बड़ी समस्या दूर हो गई। 2011 में फेज़ 3 शुरू हुआ, जो 2019 में पूरा हुआ। वहीं 2019 के बाद फेज़ 4 का काम चल रहा है। फेज़ 3 और 4 में डिलेस देखने को मिले हैं। कुछ लाइन्स 2026 तो कुछ 2029 में बनकर तैयार हो जाएंगी। इस दौरान मेट्रो ने सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी नायाब कारनामे किए, रिकॉर्ड बनाए। साल 2012 में हार्वर्ड ने दिल्ली मेट्रो और ई श्रीधरन की लीडरशिप पर एक केस स्टडी तैयार की और अपने पाठ्यक्रम में शामिल भी की। वजह, एक बसे बसाए शहर के बीच रेलवे का एकदम नया नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, स्पेशली इंडियन कंडीशंस में, वो भी दिल्ली जहां पे भूकंप का बड़ा खतरा था। चांदनी चौक और चावड़ी बाजार जैसे इलाके जहां डिब्बियों जैसी दुकानें कतारों में हैं, वहां बिना बाजार को डिस्टर्ब किए अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बिछाई गई। चावड़ी बाजार में अगर आप मेट्रो का गेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई तिलिस्मी दरवाज़ा है, घूमते हुए अंदर जाता है। अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा मेट्रो स्टेशन है, जिसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड नाम की एक तकनीक से बनाया गया था। इस तकनीक का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि टीबीएम्स के सहारे जो टनल्स बनती वहाँ उसमें स्टेशन नहीं बन पाता, इसलिए इसे एनएटीएम के जरिए बनाया गया। ज़मीन के अंदर से सतह तक 2 वर्टिकल शाफ्ट बनाए गए। इन्हें एक्सेस पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल किया गया और सिर्फ इन्हीं के जरिए अंदर ही अंदर एक पूरी सुरंग तैयार की गई। हौज खास और आईआईटी जैसे इलाकों में ग्राउंड वाटर की समस्या थी और पानी के चलते मिट्टी स्थिर नहीं रह पाती थी, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता था, इसलिए वहाँ ग्राउंड फ्रीजिंग नाम की तकनीक का इस्तेमाल हुआ। बात यह है कि आप
किसी भुरभुरी जगह पे ड्रिल नहीं चला सकते। आप याद कीजिए, ड्रिल ईंट में चल जाती है, कंक्रीट में चल जाती है, मिट्टी में नहीं चल पाती है। तो ये वैसा ही है, टीबीएम एक ड्रिल की तरह है। अगर सामने भुरभुरी मिट्टी है या दलदली मिट्टी है, उसमें वो काम नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे इन जगहों पर हम बता रहे हैं, हौस खास और आईआईटी, जहाँ पे ये दिक्कत थी, ज़मीन में पानी की मात्रा बहुत थी, दलदली माहौल था, वहाँ पे ज़मीन में ड्रिल करके पाइप से कूलेंट डाला गया, उस पूरी ज़मीन को जमाया गया, एक ठोस चट्टान सी तैयार हुई और फिर इसमें से टीबीएम ने ड्रिल किया। दिल्ली फिर एक ऐतिहासिक शहर भी है। मेट्रो के निर्माण में एक बड़ा चैलेंज था कि कहीं ऐतिहासिक अवशेषों को नुकसान न पहुंच जाए। रेड फोर्ट के पास सुरंग खोदना बड़ा मुश्किल काम था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के चलते बिल्डिंग को जरा सा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता। लिहाजा खास लाल किले की दीवारों पर सेंसर्स का इस्तेमाल हुआ। हर 1 मिनट की ड्रिलिंग के बाद ये सेंसर चेक किए जाते थे कि कहीं हल्की सी दरार तो नहीं पड़ रही। धीरे धीरे ड्रिलिंग का काम होने के चलते लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन बनने में कई महीनों का समय लगा। ऐसा नहीं कि हर जगह सफलता ही मिली। दिल्ली मेट्रो का इतिहास कई हादसों का भी गवाह बना। ऐसा ही एक हादसा था जिसके बाद श्रीधरन इस्तीफा देने को तैयार हुए। 12 जुलाई 2009 बेंगलोर में श्रीधरन अपनी बेटी के साथ थे। फोन की घंटी बजी और पता चला कि जमरूदपुर में एक पुल ढह गया, जिसमें 7 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए। ये सुनते ही श्रीधरन तुरंत दिल्ली आए। शाम के 4 बजे श्रीधरन मीडिया के सामने आए और वहां ऐलान किया कि वो इस्तीफा देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो घर पहुंचे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उन्हें फ़ोन किया। दिक्कत उनके पास भी थी क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों का समय नज़दीक था और श्रीधरन के बिना दिक्कत बढ़ जाती। इसलिए शाम 6:30 बजे तक शीला दीक्षित उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए कन्विंस करती रहीं। अगली सुबह श्रीधरन ने उन्हें फ़ोन किया और इस्तीफा वापस लेने को वो रेडी हो गए। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। उससे पहले अप्रैल महीने में श्रीधरन को हार्ट अटैक भी आया। अस्पताल में इलाज के बाद वो वापस काम पर आए, लेकिन 1 साल बाद डीएमआरसी से फिर उन्होंने रिटायरमेंट लिया। मंगू सिंह आए उनकी जगह। श्रीधरन के बाद भी मेट्रो की यात्रा जारी रही। अगले 1 दशक में मेट्रो ने कई नए रिकॉर्ड बनाए, जैसे कई लाइंस पर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरू हुई। मेट्रो पर डेली ट्रैवल करने वालों की संख्या 50 लाख तक पहुंची। और सबसे बड़ी बात, मेट्रो ने साबित किया कि सरकारी सिस्टम भी एफिशिएंट हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, रिलायबल हो सकता है। अब मेट्रो में तो ये भी हुआ कि कई जगह प्राइवेट प्लेयर्स ने ही गुड़गोबर किया। साल 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी हिंदुस्तान को मिली और मेट्रो के फेज़ 2 में एक नया मसौदा जुड़ा, एयरपोर्ट एक्सप्रेस। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 20 मिनट में ले जाना है। इस लाइन के निर्माण के लिए डीएमआरसी और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने मिलकर काम किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी रिलायंस इंफ्रा की थी और 2038 तक उन्हें इस लाइन को ऑपरेट करना था। 4,660 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में रिलायंस का योगदान करीब 2,800 करोड़ था। टनलिंग से लेकर निर्माण का काम डीएमआरसी ने किया, जबकि अंबानी की कंपनी को डिजाइन, आपूर्ति, परीक्षण और तकनीकी पहलुओं की जिम्मेदारी मिली थी। इस प्रोजेक्ट को 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से पहले पूरा होना चाहिए था, लेकिन 4 डेडलाइन मिस होने के बाद 2011 में ही पूरा हो पाया। 1 साल बाद ही एलिवेटेड सेक्शन में दरारें आ गईं, आयरन बीम्स में समस्या आई और टनल में रिसाव के चलते लाइन बंद हुई। मरम्मत हुई, 5 महीने लग गए। उसके बाद दोबारा खुली तो किराया 180 रुपये तक बढ़ा दिया गया। एयरपोर्ट लाइन को बनाया गया था ताकि नई दिल्ली से एयरपोर्ट का सीधा कनेक्शन बने, टाइम कम लगे। लेकिन शुरुआती दिनों में इस लाइन से ट्रैवल करने पर 45 मिनट लगते थे और ट्रेन की स्पीड भी 50 किलोमीटर ही थी। ऐसी तमाम दिक्कतों के बीच रिलायंस इंफ्रा ने तो हाथ खड़े कर दिए। एयरपोर्ट लाइन को इसके बाद डीएमआरसी ने अपने अंडर लिया, नुकसान सहा। इसके बाद उन्होंने इसे इतना इम्प्रूव किया कि ट्रेन की स्पीड भी 125 हुई और इसका किराया भी कम हुआ और रोज़ाना यात्रा करने वालों की संख्या भी बढ़ी। आज पैक चलती है। एयरपोर्ट लाइन जैसा ही कुछ किस्सा गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो का भी है। शुरुआत में गाजे बाजे से कहा गया कि बिना सरकार ने 1 पैसा खर्च किए भी मेट्रो बन गई, लेकिन सितंबर 2019 में इसे भी अनाज छोड़ दिया गया और डीएमआरसी को इसे गोद लेना पड़ा। अपनी तमाम कमियों के बावजूद आज दिल्ली मेट्रो एक सफल उपक्रम है और जब यातायात का एक साधन महज 20 साल में किसी शहर की पहचान बन जाए तो कहने को क्या रह जाता है। और चलते चलते दर्शकगण कृपया इतना ध्यान और दें कि हम जो आपको दिख रहे थे वो थे निखिल, लिखने वाले इस कहानी को हैं कमल, कैमरे के पीछे निवेदिता हैं और उनके बगल में बैठे हैं इरशाद। आप खबरगांव को देखते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक काम और कीजिएगा कि जब वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए खबरगांव।